बच्चों, आज हम आप लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ इस पाठ की जानकारी हम देंगे, जिसमें आप लोगों को अंग्रेजी शासनकाल में प्रशासनिक केंद्रीकरण, भारत के राष्ट्रीय इतिहास का अध्ययन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य, गरम दल का कालखंड, नरम दल का कालखंड, बंगाल का विभाजन तथा बंग भंग आंदोलन की जानकारी हम इसमें देंगे। अब हम आगे चलते हैं। आपको हम जानकारी देते हैं बच्चों, स्वतंत्रता युग का प्रारंभ। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ के बाद अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नव शिक्षित वर्ग ने पुनर्जागरण लाने का कार्य किया। पुनर्जागरण के कारण भारत में राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण हुआ। भारत के विभिन्न भागों में कार्यरत राजनीतिक संगठनों में एक सूत्रता होने की आवश्यकता लोगों को महसूस होने लगी, जिससे लोग महसूस करने लगे कि राजनीतिक दृष्टि से जागृत समूहों को एक साथ मिलकर राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना चाहिए। इस तरह से बच्चों, भारतीय स्तर पर काम करने वाला संगठन स्थापित करने के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल सिद्ध हुई और आगे राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना की इसमें क्या पृष्ठभूमि रही, इस चीज की हम आपको जानकारी देते हैं बच्चों। राष्ट्रवाद बढ़ने के कारण प्रशासनिक केंद्रीकरण में, अंग्रेजी शासनकाल में जो प्रशासनिक केंद्रीकरण हुआ उसमें अंग्रेजों के एक छत्र शासन के अंतर्गत संपूर्ण देश में समान नीति लागू हुई। यहां तक कि यह सिद्धांत लागू हुआ कि कानून के सामने सभी समान हैं। इसके कारण राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए और सेना की वेगवान गतिविधियों के लिए रेल सड़कों का जाल बिछाया। रेल और सड़कों की सुविधाओं के कारण परस्पर संबंध स्थापित होने से राष्ट्रवाद में बढ़ोतरी हुई, अर्थात राष्ट्रवाद बढ़ने लगा। इस तरह से बच्चों राष्ट्र भावना भी बढ़ने लगी। आगे हम बच्चों आपको बताते हैं कि आर्थिक शोषण में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के कारण भारत की संपत्ति बड़े पैमाने पर इंग्लैंड की ओर जाने लगी। इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीति के कारण भारत का आर्थिक शोषण होने लगा। नगद राशि के रूप में लगान जमा करने के बल दिए जाने के कारण किसान निर्धन हो गए। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि किसानों की जब खेती नहीं होती थी तो उन्हें कैश देने की बात, नगद राशि देने की बात होने लगी, जिसके कारण भारत की आर्थिक व्यवस्था का आर्थिक शोषण होने लगा। किसानों को बलपूर्वक नकदी या व्यापारिक फसलें लेने के लिए बाध्य करना, लगान का बोझ, निरंतर आने वाला अकाल जैसे कारणों से भारतीय किसानों की रीढ़ टूट गई थी।
फसलें का मतलब होता है बच्चों, जैसे कोई हम खेती करते हैं उसको सीधा हम बाजार में हम बेच देते हैं, हमको पैसा मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं नकदी फसल। तो इस तरह से बच्चों श्रमिक वर्ग बेरोजगार हो गए, साथ ही साथ देखा गया कि मध्यम वर्ग पर भी इसका बोझ पड़ा। जो मध्यम वर्ग के थे बच्चों, इनके ऊपर भी इसका बोझ पड़ा, जिसके कारण लोगों के मन में असंतोष फैल गई। अर्थात अंग्रेजों द्वारा किए गए जाने वाले इस आर्थिक शोषण के कारण भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता गया। आगे हम पश्चिमी शिक्षा की बात करते हैं तो भारतीयों को न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा लोकतंत्र जैसे नए मूल्यों की पहचान हुई। भारतीयों ने बुद्धिवादिता, विज्ञान निष्ठा, मानवता, राष्ट्रवाद जैसे मूल्यों को आत्मसात किए। अर्थात इन मूल्यों की जानकारी भारतीयों को हुई। आत्मसात करने का मतलब उनकी जानकारी भारतीयों को हुई। देश के लोगों को यह ज्ञान हुआ कि हम इन मूल्यों के आधार पर ही देश का शासन चला सकते हैं। लोगों को आत्मविश्वास हुआ कि सक्षम प्रशासन द्वारा देश हितों को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार इन मूल्यों के आधार पर हमारे देश की उन्नति साध करनी चाहिए, यह भावना लोगों के मन में आई और विभिन्न भाषाएं, अर्थात जो विभिन्न भाषाओं वाले अपने देश को संपर्क के लिए एक नई भाषा अंग्रेजी प्राप्त हुई। जैसा कि बच्चों जो भाषाई विविधता थी हमारे यहाँ, अलग अलग भाषाएं थी, अर्थात जो भाषाई विविधता थी, इन भाषाई विविधता के कारण भारत को अंग्रेजी भाषा के कारण संपर्क का एक नया माध्यम मिला। इस तरह से बच्चों उनकी पश्चिमी शिक्षा की जानकारी हुई। अब हम आपको आगे बताते हैं कि भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन कैसा रहा। तो बच्चों कोलकाता में अंग्रेजों ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कई भारतीय और पश्चिमी विद्वानों ने इन भारतीय संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। संस्कृत, फारसी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध पांडुलिपियों की जांच पड़ताल कर उन पर शोध कार्य प्रकाशित किए। डॉक्टर भाऊदाजी लाड और डॉक्टर राघो भांडारकर जैसे शोधकर्ताओं ने भारतीय संस्कृत का गहन अध्ययन किया। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर भाऊदाजी लाड और डॉक्टर भांडारकर जैसे कुछ भारतीय विद्वानों ने अपने इस शोध कार्य के लिए आगे गहन अध्ययन किया। यही नहीं बच्चों, प्राचीन और संपन्न विरासत प्राप्त हुई और इसका बोध होने से, इसकी जानकारी होने से भारतीयों में एक जागरण उत्पन्न हुआ, जिससे पुणे में भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर संस्था विगत 100 वर्षों से कार्यरत है, अर्थात उसकी स्थापना की गई। इस तरह से भंडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर नामक संस्था शोध कार्य के लिए स्थापित की गई। अपनी संपन्न सांस्कृतिक विरासत की जानकारी से भारतीयों की अस्मिता जागृत हुई। यह तो रहा बच्चों भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन। अब हम आगे चलते हैं बच्चों
तो आपको हम बताते हैं कि समाचार पत्रों का क्या कार्य रहा, अर्थात उस समय समाचार पत्रों का क्या योगदान रहा। तो अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में, प्रादेशिक भाषाओं का मतलब बच्चों कि जो राज्य की भाषाएं हैं, जैसे महाराष्ट्र राज्य का मराठी, उत्तर प्रदेश हिंदी, उड़ीसा में उड़िया, तो इससे बोलते हैं प्रादेशिक भाषा। तो प्रादेशिक भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। इस समय के समाचार पत्रों में सामाजिक और राजनीतिक विषय प्रस्तुत करके समाज में जागृति लाने का कार्य किया गया। दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों द्वारा सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों का कड़ी आलोचना होने लगी। समाचार पत्रों के इन कार्यों के कारण भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई। तो यह बच्चों आपके जो समाचार पत्रों का कार्य है बच्चों, इन समाचार पत्रों के कारण जो जागरण हुआ, जागृति हुई, वह है। आगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अब हम जानकारी देंगे बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, अर्थात मुंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें इस गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में संपूर्ण देश से 72 प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे। कोलकाता के वकील व्योमेश चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इन सब ने मिलकर इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रसर थे। इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं कि प्रशासन में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व मिले, कांग्रेस सरकार सेना व्यय में कटौती करे जैसी मांगों का निवेदन सरकार को दिया गया। अब हम बच्चों आपको बताते हैं आगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। बच्चों, भारत के विभिन्न भागों में लोगों को धर्म, वंश, जात, भाषा, भौगोलिक प्रदेश आदि का भेदभाव भुलाकर एक मंच पर आना पड़ा। एक दूसरे की समस्याएं जानना, उन पर विचारों का आदान प्रदान करना, अर्थात आपस में विचार विमर्श करना, लोगों में एकता की भावना में वृद्धि लाना, राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयास करना, यह सब राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे। अब हम बच्चों आपको नरम दल का कालखंड की जानकारी देते हैं। नरम दल का कालखंड क्या था? इसके पहले बच्चों आपको थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूं कि प्रथम अधिवेशन में क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए। इसमें प्रांतीय विधिमंडल में जनप्रतिनिधि हो, शिक्षित भारतीयों को प्रशासन में नौकरियां मिले, सैनिक व्यय में कटौती हो, लोगों के कानून अधिकारों की रक्षा हो, इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया जाए। यह तो प्रथम अधिवेशन में पारित हुए प्रस्ताव थे बच्चों। तो नरम दल का जो कालखंड है वह 1885 ईस्वी से 1905 तक रहा।
जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सभा की स्थापना के पश्चात प्रारंभ के दशक में उनका कार्य धीमी गति से परंतु निरंतरता के साथ चलता रहा। शांति और कानून के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले को नरमपंथी कहा जाता है। नरम दल का मतलब बच्चों जो शांत रूप से और कानून के मार्ग पर चल करके स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें, इन्हें हम नरम दल अर्थात नरमपंथी कहते हैं। बच्चों, ये नेता यथार्थवादी, उच्च शिक्षा प्राप्त और अंग्रेजों की न्याय संगत बुद्धि पर विश्वास रखते थे। जैसा कि आप लोग बच्चों जानते हैं कि उस समय अंग्रेजों से लड़ना बहुत मुश्किल था, अर्थात उनको परास्त करना बहुत मुश्किल था, लेकिन नरम दल ने जो संगठन का निर्माण सुदृढ़ नींव पर होना चाहिए, उनका यह मानना था कि संगठन का निर्माण सुदृढ़ नींव पर होना चाहिए, इसलिए उन्होंने पश्चिमी बुद्धिजीवों के उदार मतवादी सिद्धांतों का तथा स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे मूल्यों का प्रभाव था। इस आधार पर उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये नरम दल के नेता थे। बच्चों, उस समय ये आशा करते थे कि कानून अथवा विधि के मार्ग पर चलकर मांगे रखने से अंग्रेज हमारी मांग के साथ न्याय करेंगे, ऐसा इनका मानना था। तो जैसा कि बच्चों हमने बताया कि प्रथम अधिवेशन में क्या क्या मांगे हुई, प्रांतीय विधिमंडल में जनप्रतिनिधि हो, शिक्षित भारतीयों को नौकरी मिले, अर्थात जो एजुकेटेड हैं, शिक्षित भारतीयों को नौकरी मिले, बढ़ते सैनिकी व्यय में जो सैनिकों के साथ के लिए खर्च किए जाते थे, तो बढ़ते सैनिकी व्यय में कटौती हो, लोगों के कानूनी अधिकारों की रक्षा हो सके, इसलिए न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग अलग किया जाए, ऐसा विभिन्न प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अधिवेशन में रखा गया। लेकिन बच्चों, वहां राष्ट्रीय आंदोलन में फूट डालने के लिए आगे चलकर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो जैसे नीति का पर उन्होंने अवलंब किया। बच्चों, तो यह तो अंग्रेज की पुरानी नीति थी बच्चों कि हमेशा वह फूट डालो राज करो की ही नीति अपना करके सफल रहते थे। आगे हम बच्चों आपको बताते हैं कि जो गरम दल का कालखंड है, अब हम उसकी जानकारी देते हैं। दूसरा बच्चों, जो गरम दल का कालखंड था, जब नरम दल का कालखंड 1905 ईस्वी में समाप्त हुआ, तो 1905 से 1920 तक गरम दल का कालखंड रहा, जिसमें भारत के सभी नेता जो राजनीतिक दृष्टि से जागरूक थे, जात, धर्म, भाषा और प्रांत को परे रख करके, अर्थात उस पर विचार न करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर इकट्ठा आ रहे थे। बच्चों, स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध प्रखर संघर्ष करने का विचार रखने वाले को हम गरमपंथी कहते हैं, अर्थात जैसा कि आपको बताया गया बच्चों कि शांति और कानून के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले को हम नरमपंथी कहा जाता था। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध प्रखर संघर्ष करने का विचार रखने वाले को गरमपंथी कहा जाता था। राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों के विषय में दोनों दलों का एक मत था।
लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य और कानून के ढंग से जो आंदोलन आगे ले जाने पर उसमें तो लोग उनको एकमत थे, फिर भी इन नेताओं के बीच आंदोलन की कार्य पद्धति के लेकर के काफी मतभेद था। बच्चों, ये मतभेद सैद्धांतिक स्वरूप के थे। राजनीतिक आंदोलन में उत्पन्न हुए इन मतभेदों के आधार पर दो प्रमुख राजनीतिक दल बन गए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जो गर्मपंथी नेता थे, बिपिन चंद्र पाल, अर्थात इसमें स्वतंत्रता के लिए प्रखर संघर्ष करने की वालों में जो देखा जाए तो ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये नेता थे बच्चों, और शांतिपूर्वक और कानूनी मार्ग का अनुसरण करने वाले नेता जो नरमपंथी माने गए, लेकिन स्वतंत्रता के लिए प्रखर संघर्ष करना चाहिए, यह गर्मपंथी नेताओं का मानना था। प्रारंभ समय में गर्मपंथी नेताओं ने भारतीयों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए बच्चों समाचार पत्रों को लाया। अर्थात बच्चों, हम आपको बता रहे हैं कि इन जो गर्मपंथी नेताओं द्वारा कौन कौन से मार्ग अपनाए गए उसकी हम जानकारी देते हैं। अर्थात यह लोग प्रारंभ में जो गर्मपंथी नेता थे, भारतीयों में जन जागृति उत्पन्न करने के लिए कौन कौन सा मार्ग उन्होंने अपनाया। पहला उन्होंने क्या किया, समाचार पत्र के मार्ग से उन्होंने लोगों को जागृत करने की कोशिश की। अर्थात लोकमान्य तिलक ने मराठा तथा केसरी नामक समाचार प्रकाशित करके उनके माध्यम से सरकार को दमनकारी नीतियों की कड़ी आलोचना की। बच्चों, इतना ही नहीं, बंगाल प्रांत में अमृत बाजार पत्रिका गर्मपंथी विचारों का मुख्य पत्र था, जिसमें बच्चों इन्होंने अब पारस्परिक मतभेद को भुलाकर लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए, इस पर उन्होंने आपस में विचार किस तरह से एक दूसरे के बीच में विचारों का आदान प्रदान किया जाए, कैसे हम एक दूसरे से अपने बातों को कैसे एक दूसरे तक पहुंचाएं। इसके लिए बच्चों उन्होंने, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, उन्होंने एक राष्ट्रीय पर्व का मार्ग अपनाया कि यदि हम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो इस आधार पर हम इकट्ठा होंगे और एक दूसरे से हम अपनी बातों को शेयर करेंगे, अर्थात आदान प्रदान करेंगे। तो बच्चों, इस उद्देश्य से लोकमान्य तिलक ने शिव जयंती तथा गणेशोत्सव पर्व का आयोजन कराया। उनका विचार था कि यदि राजनीतिक उद्देश्य को लेकर लोग इकट्ठे आए तो सरकार उन पर प्रतिबंध लगाएगी, लेकिन धार्मिक उद्देश्य को लेकर लोग इकट्ठा होंगे तो सरकार उन पर प्रतिबंध नहीं लगा पाएगी। इस नीति का उपयोग करके लोग उस समय राष्ट्रीय गर्मपंथी नेताओं के द्वारा राष्ट्रीय पर्व मनाने का भी उनका एक मार्ग था। इस आधार पर उन्होंने लोगों को जो पर्व का आयोजन किया, इसके पीछे उनका उद्देश्य लोग आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साथ इकट्ठा होंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे, और यही नहीं, राष्ट्र पुरुषों के कार्यों से लोग प्रेरणा लेंगे। अर्थात जो राष्ट्र पुरुष जिन्होंने हमारे इस संघर्ष में कार्य किया है, उनकी बातों से उन्हें प्रेरणा भी मिलेगी। इस तरह से बच्चों वे लोग राष्ट्रीय पर्व को मार्ग बनाया। आगे बच्चों, अब उन्हें ऐसा लगता था गर्मपंथी नेताओं को कि लोगों को शिक्षा से जोड़ा जाए, ताकि लोग शिक्षित होंगे। जब लोग शिक्षित होंगे तो उनके अंदर भी एक जागरूकता आएगी, जिससे
वे राष्ट्रीय शिक्षा की नीति अपनाए, जिसमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रति आस्था रखने वाली पीढ़ी का निर्माण होने के लिए इन नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता महसूस की और इन गर्मपंथी नेताओं ने शिक्षा संस्थान स्थापित की। राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने के लिए गर्मपंथी नेताओं ने शिक्षा संस्थान की स्थापना की। यही नहीं बच्चों, इन गर्मपंथी नेताओं ने लाखों करोड़ों लोग स्वतंत्रता युद्ध में सम्मिलित होकर सरकार को चुनौती देकर संघर्ष करते हैं, तभी सफलता मिलती है, तभी सफलता मिलेगी। ऐसा आंदोलन को अधिक प्रखर बनाने के लिए इस पर उन सभी का एक मत था। तो ऐसे बच्चों वे लोग राष्ट्रीय शिक्षा का भी मार्ग अपनाया और इस तरह से बच्चों लोगों को जागृत किया। इसके बाद बच्चों आगे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आगे जो है जागरण के बाद देखा गया। तो बच्चों जो आंदोलन में 1897 ईस्वी में पुणे में प्लेग की महामारी के कारण हाहाकार मच गया, जिसके कारण बच्चों सैकड़ों लोग की मृत्यु हुई। यही नहीं बच्चों, जिसमें इस महामारी के कारण लोग मरते गए। महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए नियुक्त किए गए रैंड नामक अधिकारी ने प्लेग के रोगियों को खोजने का अभियान प्रारंभ किया बच्चों, और उसमें उनके द्वारा इस महामारी के नियंत्रण के लिए उस रैंड नामक अधिकारी की जो है नियुक्ति भी की गई, जो प्लेग के रोगी को की खोज निकालने की तलाशी लेने का अभियान प्रारंभ किया। लोगों पर अन्याय अत्याचार किए गए। इसका प्रतिशोध लेने के लिए चाफेकर भाइयों ने उनकी हत्या कर दी। अर्थात चाफेकर भाइयों ने रैंड नामक अधिकारी की हत्या कर दी और इस षड्यंत्र के साथ सरकार ने तिलक का नाम जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय तिलक काफी जागरूक थे और इसलिए सरकार ने यह निश्चय किया कि इसमें यदि तिलक का नाम हम लेते हैं, अर्थात तिलक को हम इस अभियान में इसमें नाम लेते हैं, अर्थात तो यह अभियान उनका रुकेगा। अर्थात इस तरह से बच्चों उन्होंने तिलक का नाम जोड़ने का प्रयास किया, परंतु इसमें सफल न होने पर सरकार ने बदले की भावना से लोकमान्य तिलक को कारावास में बंद कर दिया। अब हम आगे बच्चों आपको बंगाल का विभाजन की जानकारी देते हैं कि बंगाल की विभाजन कैसे हुआ। तो हिंदू मुस्लिम समाज में फूट का बीज बोकर फूट डालो और राज करो की नीति का अवलंबन करना अंग्रेजों ने निश्चित किया, जिसके कारण उन्होंने हिंदू मुस्लिम समाज में फूट का बीज बोने का काम करना शुरू कर दिया। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में प्रशासनिक कारण बताकर बंगाल प्रांत का विभाजन कर दिया। इस विभाजन के अनुसार मुस्लिम बहुल संख्यकों का पूर्व बंगाल और हिंदू बहुल संख्यकों का पश्चिम बंगाल बनाया गया। बहुल संख्यकों का मतलब बच्चों यहाँ है कि मतलब जहां हिंदू अधिक थे वहां पश्चिम बंगाल का नाम दिया गया, और जहां मुस्लिम अधिक थे उसका पूर्व बंगाल। अर्थात विभाजन में मुस्लिम बहुल संख्यकों का पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल संख्यकों का पश्चिम बंगाल नाम बनाया गया, और विभाजन के कारण हिंदू मुस्लिमों में फूट उत्पन्न कर स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल करने का एक अंग्रेजी शासक का यह जो है उद्देश्य था। आगे बच्चों हम आपको बताते हैं कि बंगभंग आंदोलन क्या है। केवल
बंगाल में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में विभाजन के विरोध में जनमत जागृत हुआ। 16 अक्टूबर यह विभाजन का दिन राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अर्थात बच्चों, संपूर्ण भारत में निषेध सभाओं द्वारा सरकार की निंदा और उनकी भर्त्सना की गई। वंदे मातरम गीत सभी स्थानों पर गाया जाने लगा। रक्षाबंधन का कार्यक्रम एकता के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों का बहिष्कार किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रविन्द्रनाथ ठाकुर आदि लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया। बंग भंग आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दायरा और फैल गया। अब यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। असंतोष की प्रखरता देखकर 1911 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया, अर्थात रद्द करने की उन्होंने घोषणा की, अर्थात रद्द कर दिया। इस तरह से बच्चों हम आप लोगों को यह जानकारी दिए। आगे का हम अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आज हम बच्चों आप लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि अर्थात राष्ट्रवाद बढ़ने का कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य, प्रथम अधिवेशन में पारित हुए प्रस्ताव, नरम दल का कालखंड, गरम दल का कालखंड अर्थात नरमपंथी नेताओं द्वारा अपनाए गए मार्ग, जिसमें समाचार पत्र, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय शिक्षा और 1897 में प्लेग की महामारी में अत्याचार करने के कारण चाफेकर भाइयों के द्वारा लैंड की हत्या, फूट डालो राज करो की नीति का उपयोग करके बंगाल का विभाजन और बंग भंग आंदोलन की हमने आपको जानकारी दी। तो इस तरह से बच्चों आपको यह मालूम हो गया होगा, इसकी जानकारी हो गई होगी। आगे हम बच्चों आपको बताते हैं कि यह जो जानकारी हम आपको दिए, ये तो आपको बच्चों मालूम हो गया कि ये जानकारी हमने आपको दिया, जो कि आपको स्क्रीन में है। इस वीडियो में आपको यह देखने को मिलेगा। तो यह वीडियो यही क्लास समाप्त होती है। आप इसको सुनिए वीडियो को और इसकी जानकारी रखिए, क्योंकि बहुत मुख्य जानकारी है बच्चों। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बच्चों आपको नए नए जो वीडियो आते हैं उसको आप देखते रहिए। इस तरह से हम यह लेसन समाप्त होता है। बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी को यह घटक समझ में आया होगा। एजुकेशन बाय एके मौर्य चैनल की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को एड बाय एके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों @_by_AK चैनल को न भूलें, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।